तो कैलोरीमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि हीट के फ्लो को मेजर करने के काम आता है कि भाई कितना हीट एक एक फ्लो हो रही है किसी भी रिएक्शन के अंदर, है ना। तो वो हम मेजर करते हैं कैलोरीमीटर की मदद से। दो टाइप के कैलोरीमीटर आप देखोगे, एक को बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर और एक को बोलते हैं कॉफी कप कैलोरीमीटर। अब यहाँ पे जो बॉम्ब कैलोरीमीटर गिवन है ना, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा। देखो, अगर मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करता हूँ, ध्यान से देखना, इसके कुछ पार्ट्स है। देखो, पहले तो ये पूरा का पूरा मतलब बाहर की सराउंडिंग से पूरी तरह से आइसोलेटेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंसुलेटेड जैकेट लगा रखी है, इंसुलेटेड मतलब बेसिकली यहाँ पर बाउंड्री लगा रखी है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या रखा, एक मतलब एक स्टील कंटेनर के अंदर वाटर रखा हुआ है, ठीक है। और वो उस वाटर के अंदर भी हमारे पास क्या है, एक स्टील का कंटेनर है जिसको हम बॉम्ब बोलते हैं, स्टील बॉम्ब बोलते हैं। बात समझ आ रही? उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम तरह तरह की केमिकल रिएक्शन करते हैं, सैंपल रखते हैं और एयर की सप्लाई के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और इग्निशन वायर से हमारे पास जैसे ही हम करंट सप्लाई करेंगे यहाँ पर रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेन कहानी क्या है कि जो भी रिएक्शन होती है इस छोटे से कंटेनर के अंदर होती है जिसको बॉम्ब बोला जाता है। और जब इसके अंदर रिएक्शन होती है तो यहाँ से कुछ हीट एनर्जी निकलेगी, और वो हीट एनर्जी अगर मैं इसको सिस्टम की तरह ट्रीट करूंगा तो ये हीट एनर्जी बाहर जाएगी। बाहर मतलब इसके पास जाएगी, वाटर के पास, और वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और जब हाँ। हाँ, वाटर जब उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के टेम्परेचर में चेंज आएगा। उस टेम्परेचर चेंज को मेजर करके मैं वाटर मतलब वाटर की हीट कैपेसिटी को मेजर कर सकता हूँ, है ना। उसके मतलब बेसिकली हीट को मेजर कर सकता हूँ, है ना। काफी सारी चीजें मेजर करी जा सकती है। तो मेन हमारे पास क्या है कि देखो, हमें अगर सपोज निकालना है यहाँ से कितनी हीट निकली है, तो मुझे वाटर की हीट कैपेसिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर मुझे वाटर की हीट कैपेसिटी के बारे में पता है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या निकाल सकता हूँ, हीट निकाल सकता हूँ। समझ आ रही बातें? हाँ। हाँ। अब मेन कहानी क्या है कि ये होता है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसके अंदर देखो आपने क्या करा, एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर आप मेजरमेंट कर रहे हो किसकी, हीट की। दूसरा केस आपके पास क्या है कि देखो, ये हमारे पास एक मिक्सचर मैंने रख दिया, मतलब ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये हमारा मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर क्या हो रहा है कि मतलब सपोज मान लो मेरे पास कोई भी दो लिक्विड है जिनको मैं मिक्स करके मतलब सॉल्यूशन है, सपोज HCl प्लस NaOH। मैं सपोज क्या कर रहा हूँ कि दोनों को मिक्स कर दिया, और दोनों को मिक्स करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होती है कि हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी होगा वो थर्मोमीटर से हमें पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इंथैल्पी रिलीज नहीं हुई है ना। तो बेसिकली हमारे पास आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन हम देखते थे ना, डेल्टा एच की वैल्यू हमने हमने पढ़ा था। हमारे पास आइडियल सोल्यूशन वो होता है जिसमें डेल्टा एच हमारा 0 के बराबर होता है। फिर हमने बोला था नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होता है जिसमें डेल्टा एच हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर उस चीज की मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? तो हमारा कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें हेल्प करता है हीट के फ्लो को मेजर करने के लिए अलग अलग कंडीशंस पे। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो बॉम्ब कैलोरीमीटर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो ग्लास है ना, आप देख सकते हो ये ग्लास में इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट इस पे बाहर से लगने वाला प्रेशर क्या होता है, फिक्स रहता है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास दो टाइप के कैलोरीमीटर है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक एक आपका कॉफी कप कैलोरीमीटर उसको बोलते हैं। ये आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन है, पेपर में कंस्ट्रक्शन तो पूछेगा नहीं, बट ये आ सकता है कि ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज यूज टू मेजर द हीट चेंजेस ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और आपको इतना पता है कि हमारे पास जो क्यू होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्यूपी कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको क्यूवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूवी बोलते हाँ। हैं। और क्यूबी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सीवी डेल्टा टी। इज इट क्लियर? सीवी डेल्टा। हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी हो जाएगा, QV इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी। सीवी। और हमें इतना पता है कि कैलोरीमीटर क्या करता है, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के काम आता है। ये वाला कैलोरीमीटर मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर को हम लोग इंटरनल एनर्जी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हम ये जानते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो आपका W होगा वो होगा 0 के बराबर। और अब यूजिंग अगर हम यूज करते हैं फ्लॉट को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तो हमें पता है कि डेल्टा यू क्या होगा, क्यू के बराबर होगा। अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू की वैल्यू 0 है तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, क्यू वी के बराबर होगा। इसका मतलब डेल्टा यू क्यू के। किसके बराबर होगा, पीवी डेल्टा टी के बराबर होगा। इज इट क्लियर? बात समझ आती है यहाँ से? क्लियर हाँ। होती? हाँ। हाँ। नेक्स्ट हमारे पास है
कि देखो आपके पास कॉफी कप कैलोरीमीटर है, उसके अंदर हम हीट चेंजेस को मेजर करते हैं ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर जब होता है तब मेजर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वही सेम फॉर्मूला, बस QP इज इक्वल टू CP डेल्टा टी। मैंने बोला कैलोरीमीटर इज यूज टू कैलोरीमीटर, दिस टाइप ऑफ कॉफी कप कैलोरीमीटर, कॉफी कप कैलोरीमीटर जो है उसको यूज किया जाता है इंटरनल एनर्जी के चेंज को मेजर करने के लिए। समझ गए? इंटरनल एनर्जी के अंदर होने वाला, एक मिनट, इंटरनल एनर्जी नहीं, हाँ यहाँ पर हम इंथैल्पी को मेजर करने के लिए, चेंज इन इंथैल्पी, समझ गए, चेंज इन इंथैल्पी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच हमें मेजर करना है। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू पी डेल्टा वी के बराबर होता है, ये होता है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। हमें इतना पता है कि डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है क्यू पी के बराबर, ये भी हमने पढ़ा था कि भाई हीट चेंज एट ए मतलब हीट कंटेंट में अगर जो चेंज आ रहा है जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, डेल्टा एच होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास डेल्टा एच क्या हो जाएगा, क्यूपी के बराबर हो जाएगा, और क्यूपी क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है यहाँ तक? तो कौन सा कैलोरीमीटर हम यूज करते हैं डेल्टा यू की मेजरमेंट के लिए? बॉम कैलोरीमीटर। कौन सा कैलोरीमीटर यूज करते हैं? हाँ, कौन सा कैलोरीमीटर यूज करते हैं डेल्टा एच की मेजरमेंट के लिए? कॉफी कप कैलोरीमीटर। ठीक है, कॉफी कप। हाँ चलो। हमारे पास फिर हमें मैंने बोला ना इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ एंथैल्पी चेंजेस को पढ़ना है, और एंथैल्पी चेंजेस और हीट ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन एंथैल्पी, ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे बोला जाए एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन या हीट ऑफ ए रिएक्शन या रिएक्शन एंथैल्पी, तीनों इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर एच, है ना, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा मतलब चेंज, एच मतलब इंथैल्पी, आर मतलब रिएक्शन। तो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, ये क्या है, इंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच ऑफ ए रिएक्शन, ये चीज है। इज इट क्लियर? अब ये क्या होता है, ये बोलता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की इंथैल्पी पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की इंथैल्पी पे डिपेंड करेगा। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ आ रही है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास N2 plus 3H2 is converted into 2NH3। सपोज दिस इज अ रिएक्शन, सपोज दिस इज अ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास, जो आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 2 times NH3, 2 into इंथैल्पी ऑफ NH3, यस और नो, है ना, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस माइनस वन 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 है, मतलब वहां पर लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा एच ऑफ N2 प्लस थ्री इंटू डेल्टा एच ऑफ H2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाते हैं एंथैल्पी चेंजेस को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास एक टर्म आती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच, रिएक्शन का मतलब आर लगा दो, है ना, और स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये जो नॉट वाला साइन है हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। बोलता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एवॉल्व्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, है ना, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हीट एनर्जी एवॉल्व होती है, रिलीज होती है, उसको हम इंथैल्पी चेंज बोलते हैं, है ना, of a reaction. But when all the reactant and product are present in their standard state, then the enthalpy of a reaction is known as standard enthalpy. जब भी हमारे पास reactant और product अपनी standard state में present होते हैं तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, standard enthalpy change. Is it clear? मतलब हमारे पास सेम वही रिएक्शन जो पीछे पड़ी थी, अगर मैं बोला जाए स्टैंडर्ड तो सारी की सारी चीजें मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होने चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट, बस यही अंतर है। और हमें पूरे चैप्टर के अंदर डेल्टा एच नॉट वाली चीजें ही पढ़नी है, मतलब हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही चीजों को ऑब्जर्व करना है। अब क्वेश्चन आता है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, एसटीपी कंडीशंस क्या होती है। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो कोई भी, प्रेशर। हाँ तो टेम्परेचर हो सकता है कि कोई भी गिवन टेम्परेचर आपको दे दे, कोई भी गिवन टेम्परेचर आपको दे दे, और प्रेशर जो होता है वो होता है 1 बार। तो अगर आपके पास गिवन टेम्परेचर की बात करूँ तो नॉर्मली हमारे पास, नॉर्मली आप देखोगे तो हम लोग नॉर्मली हम लेते हैं 298 केल्विन, मतलब ज्यादातर केसेस में आप देखोगे 298 केल्विन लिया जाता है, बट ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, कोई भी गिवन टेम्परेचर हो सकता है, गिवन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, मतलब ये हमारे पास कंडीशन है, समझ गए। नॉर्मली हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी, थोपना नहीं है उस चीज को किसी के ऊपर, समझ गए नहीं समझे। ठीक है। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं आइस की बात करता हूँ तो आइस के लिए तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा। अगर हम वाटर की बात करते तो कितना लेना पड़ेगा, 25 ले लेते हैं हम ज्यादातर टाइम। हम अगर स्टीम की बात करते हैं तो उसके लिए 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टीम तो 100 के ऊपर ही अटैक करती है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं हाँ कि आपको टेम्परेचर जो है हाँ। फिक्स ही कर देना है, कोई वो रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो चीजें आगे हमें ठीक है। बहुत सुनने को मिलेगी, एक मिलेगा स्टैंडर्ड स्टेट, एक मिलेगा रेफरेंस स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट और रेफरेंस स्टेट में क्या डिफरेंस है यहाँ पर लिखा हुआ है, बोलता है द प्योर फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। जो भी प्योर फॉर्म होती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसने बोला 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर बोला कि चलो ये फॉर एग्जाम्पल इसने बोला, देखो द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कि गिवन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे जो भी उसकी प्योर फॉर्म होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे इथेनॉल के लिए स्टैंडर्ड। हाँ, इथेनॉल के लिए क्या है, इथेनॉल इज ए प्योर लिक्विड। इथेनॉल एक प्योर लिक्विड होता है कब, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है कहाँ पर, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे वो आपका प्योर लिक्विड की तरह काम करता है, तो ये उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। इसी तरह आयरन की जो प्योर आयरन जो है वो प्योर सॉलिड होता है 500 केल्विन पे 1 बार प्रेशर पे, तो ये आपका इसका प्योर मतलब स्टैंडर्ड स्टेट है। बात समझ आ रही है। जो भी मतलब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 1 बार प्रेशर पे आपके पास वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगी, जहां पर वो प्योर प्योर सॉलिड और लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा, वही उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगी। इज इट क्लियर, जहां पर हम बिल्कुल प्योर सब्सटेंस करेंगे। चलो रेफरेंस स्टेट क्या होता है, रेफरेंस स्टेट में हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्टेट, मतलब जो भी स्टेबल स्टेट होती है सब्सटेंस की, जो कि यूज की जाती है एक रिएक्शन के दौरान। जैसे मैं आपसे बोलूं, हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है सपोज, है ना। हमारे पास कई सारी चीजें, क्लोरीन ये O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, ये N2 की तरह एग्जिस्ट करता है, ये F2 की तरह एग्जिस्ट करता है, Cl2 की तरह एग्जिस्ट करता है। हमारे पास हाइड्रोजन है वो H2 की तरह एग्जिस्ट करता है, हमारे पास ब्रोमीन है वो Br2 की तरह एग्जिस्ट करता है ना। ये हमने पढ़ा, आई है तो आयोडीन की तरह एग्जिस्ट, I2 की तरह एग्जिस्ट करता है। ऐसे हमारे पास फॉस्फोरस है तो हम उसको P4 लिखते हैं, P4 भी लिखते थे, कभी कभी P भी लिख देते हैं। हम अगर सल्फर की बात करें तो S8 लिखते हैं ज्यादातर टाइम, या S लिख देते हैं। अमोनिया है NH3 लिख देते हैं, अमोनिया को NH3 लिख देते हैं, भाई अमोनिया हमारे पास NH3 है। ऐसे हमारे पास मतलब कई सारे और कंपाउंड्स होंगे जिनकी मैं फिजिकल स्टेट यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होती है, कौन सी स्टेट में वो पाए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है CCl4 के बारे में पूछा जा सकता है ना। CCl4 के बारे में पूछा जा सकता है कि CCl4 का स्टेट क्या है। CCl4 आपके पास हो गया, ऐसे आपके पास C2H5OH आप देखोगे, कई सारी स्पीशीज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बन के बारे में, अब यहाँ पर देखो कार्बन हो गया आपके पास, जैसे अगर मैं बोलूँ और मेरे पास स्पीशीज H2O की बात करता हूँ, अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे CO2 देखो, ज्यादातर के बारे में आपको पता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए जब आप थर्मोकेमिस्ट्री के साथ डील करते हैं, ठीक है, समझ गए। ये आपका गैस नहीं है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस नहीं, आपका सॉलिड होता है, ये आपका सॉलिड होता है, ये आपका सॉलिड होता है, ये NH3 गैस होता है, CCl4 लिक्विड होता है, C2H5OH लिक्विड होता है, कार्बन सॉलिड होता है, H2O गैस और लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है ना। हमारे पास ज्यादातर टाइम तो हम लिक्विड ही लेते हैं उसको, लेकिन गैस भी जो हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। CO2 तो गैस ही होती है, बट कभी कभी जब उसका सॉलिडिफिकेशन होता है सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो स्टैंडर्ड स्टेट होगी, अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट की बात करूंगा तो H2 के लिए क्या होगी, लिक्विड स्टेट होगी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। बात समझ आ रही है। तो ज्यादातर टाइम पे हमारे पास जब कंबशन वगैरह करते हैं तो वहां पर H2O क्या होता है, गैस स्टेट में बनता नहीं है, किसमें बनता है, लिक्विड स्टेट में बनता है। इज इट क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर है, जैसे कि फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कि फिजिकल नेचर क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उस पर काफी डिपेंड करता है आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन,
है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास हमें पता है कि वाटर का फॉर्मेशन होने के लिए H2 और O2 आपस में कंबाइन होते हैं। भाई H2 और O2 जो है आपस में कंबाइन हुए ताकि वो क्या बना सके, H2O बना सके, और ताकि वो H2O बना सके। तो इन H2O में अंतर क्या है, ये लिक्विड और ये गैस है सपोज। तो यहाँ पर डेल्टा H जो होगा ये डेल्टा H1 मान लेता हूँ, यहाँ पर डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H2 मान लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं आती है। हमेशा क्या दिखा गया, हमने ये देखा कि हमारे पास जो डेल्टा H1 होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू डेल्टा H2, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा H1 का, वो कम होता है एज कम्पेयर टू डेल्टा H2। क्यों कम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गैसीय स्टेट में पहुंचने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो होगा क्या, होगा क्या, और ज्यादा हीट निकलेगी उसमें। अरे क्या हम बना रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं हम लोग, जब हम H2 एच, क्या हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर पढ़ो। H2O फॉर्म करा हमने, एक एक लिक्विड में बना और एक गैस में बना। गैस में जाने के लिए उसको क्या करेगा, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो हमसे एनर्जी लेगा, आया ना। हाँ और हाँ और अगर मेरे पास हाँ। लिक्विड में होता है तो लिक्विड में तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो रहा था ना। हम्म। किस में ज्यादा होनी चाहिए, किस में ज्यादा होनी चाहिए, गैस में या लिक्विड में। एनर्जी, एनर्जी गैस में ज्यादा होनी चाहिए। गैस में ज्यादा होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये बात समझ हम्म आती है अच्छे से। हम्म तो यहाँ पर मैं एक बार वैल्यू भी लिख देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास डेल्टा एच, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं बट मैं फिर भी बता देता हूँ, इसकी वैल्यू माइनस का 57.8, ठीक है, किलो, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। और इसकी वैल्यू होती है माइनस का 68.32 किलो कैलोरी। बात समझ आ रही है, हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है। गैस में। गैस में हमें ज्यादा वैल्यू मिल रही है, ज्यादा नेगेटिव हमें नहीं मिल रही है। चलो मेन कहानी ये चीज क्लियर है, आगे बढ़ो। फिजिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा हमारे पास है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। आपका ना माइक थोड़ा ज्यादा क्लोज है मुझे लग रहा है, आपके माइक से साउंड आ रहा है ज्यादा, मतलब हवा का, ठीक है। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ एलिमेंट की, तो देखो जब एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान वहां पर हमें कुछ एनर्जी चेंज देखने को मिलता है, हीट चेंज देखने को मिलता है। बात समझ आई, एक एलोट्रॉप के दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट होने के लिए उसको हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस हीट एनर्जी को हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। बात समझ आई, तो इंथैल्पी चेंज आता है जब एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन। पूछा जा सकता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो बोलते हैं जैसे कि डायमंड जब कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट के अंदर तो 3.3 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाई टू। बात समझ आ रही, 3.3 किलो कैलोरी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इसका हीट ऑफ ट्रांजिशन है। तो ये किसका है, डायमंड का हीट, डायमंड टू ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने के लिए हीट ऑफ ट्रांजिशन है। इतनी एनर्जी दोगे तब जाके डायमंड कन्वर्ट होगा ग्रेफाइट के अंदर। बट आप बोलोगे सर डायमंड कैसे कन्वर्ट हो सकता है, मैंने क्या बोला, गैस की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखो ही मत। बात समझ आ रही है, एब्सेंस में रखो ऑक्सीजन की तो वो कन्वर्ट होगा ग्रेफाइट के अंदर। इज इट क्लियर। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है। इसका और कोई एग्जांपल नहीं है हीट ऑफ ट्रांजिशन का। हीट ऑफ ट्रांजिशन में यही आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि डायमंड जो है जब आपका कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट के अंदर, तो ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए हमें उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि 3.3 किलो कैलोरी है। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप देखोगे सल्फर की कई सारी फॉर्म्स होती है, ऑर्थो सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। ये जो आपके पास सल्फर से जब एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो वहां पर भी हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है उसको, तब जाके वो कन्वर्ट हो पाता है। बात समझ आ रही है। तो वहां पर आप एक टर्म पढ़ते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके से कर रहा है। इज इट क्लियर। बट क्वेश्चन जो ज्यादातर आपके वहाँ आएंगे वो डायमंड और ग्रेफाइट के ऊपर, तो एक बार चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर इंथैल्पी डिपेंड करती है भाई, जो एक बॉडी जो लो टेम्परेचर पे है, एक बॉडी जो हाई टेम्परेचर पे है। मतलब मान लो कि मेरे पास लोहा है, सपोज आयरन है, मैंने क्या करा, एक आयरन के पीस को गर्म करा और वाटर के अंदर डाला, और एक आयरन की पीस को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा, उसको वाटर के अंदर डाला, तो बताओ किसकी रिएक्शन वायलेंट होगी वाटर के साथ, रिएक्शन होगी या कौन ज्यादा वेपर्स रिलीज कर पाएगा वाटर के साथ, तो ऑब्वियसली हॉट आयरन वाला, आया ना।
क्योंकि वहां पर अगर मैं रिएक्शन हीट की बात ज्यादा करूँ निकलेगी। तो यहाँ पर इंथैल्पी चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा इस केस में। तो बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट तो होती है रिएक्शन, है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया गया है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमने पढ़ा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, हमारा क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा, हाँ या ना। हाँ। तो हमारे पास क्या होगा, ये चीज हमने बोली। अब मान लो मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो जो आपका यहाँ से हाँ, जो यहाँ से आपका क्यूवी टर्म है वो हट जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। नहीं है कांस्टेंट वॉल्यूम भी तो हटेगा ही। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे हटेगा? मिस कर रहा हूँ, एक मिनट। चलो मैं इसको देखूंगा फिर भी, बट यहाँ पे जो लिखा है मैंने, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा। तो क्यूपी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी के बराबर है ना। इस तरीके से रिलेट कर पाते हैं हम लोग। तो एक बार मैं इसको कंफर्म करके आपको सेंड करता हूँ, ठीक है, समझ गए। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं तो मैं एक बार दोबारा से इसको देखूंगा, फिर आपको मैं सेंड कर दूंगा करेक्शन करके। चलो मेन कहानी पे हम बात करते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन? देखो एक सॉलिड है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है या गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसी चीज को हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक फेज का दूसरे फेज में कन्वर्ट होना। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हमें हीट एनर्जी को प्रोवाइड करनी पड़ती है। प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। लेकिन इस मेल्टिंग का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम होता है बताओ? क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन, है ना। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन, है ना। या इसको बॉइलिंग भी बोला जाता है, बॉइलिंग भी बोला जाता है ना। गैस के लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं और कंडेंसेशन भी बोलते हैं, है ना। कंडेंसेशन ज्यादा टर्म अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को फ्रीजिंग भी बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। बात समझ आ रही है? कई सारी टर्म्स हमारे पास। अब मेन कहानी क्या है, अगर सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और जब गैस कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर तो उसके लिए डिपोजिशन। और पहले एक टर्म वही सेम सब्लिमेशन इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज की डेट में हम सब्लिमेशन से सॉलिड टू गैस बोलते हैं, गैस टू सॉलिड हम डिपोजिशन उसको बोल देते हैं। इज इट क्लियर? अब मेन कहानी क्या है कि हमें फ्यूजन, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन से रिलेटेड एंथैल्पीज को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक एक करके हम वो पढ़ेंगे। हम बोलते हैं हमारे पास तीन तरह एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा, है ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा हम वो चीज पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, और फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब स्टैंडर्ड, है ना। मैंने सब क्या बोला? स्टैंडर्ड भी होते हैं। नहीं, मैं हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, मैंने क्या बोला? हम लोग पढ़ना चाहते हैं ठीक है। स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने पीछे देखा, तो पीछे हमने क्या देखा, हमने बोला स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमें ज्यादातर चीजें प्रोवाइडेड होंगी तो हमें स्टैंडर्ड पे ही ज्यादा फोकस करना है ना। क्या होता है हाँ स्टैंडर्ड? हाँ। देखो डेल्टा एच, यहाँ पर डेल्टा एच ये भी है हमारे पास, डेल्टा एच ये भी हमारे पास, लेकिन ये आपका फ्यूजन है तो इसमें एफ यू एस लिखते हैं। यहाँ पर ये आपका वेपराइजेशन है तो वी ए पी लिखते हैं, और सब्लिमेशन है तो एस यू बी लिखते हैं। इसके ऊपर नॉट आ जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन का सिंबल है ये, है ना। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीन तरह के फेज ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक आपका एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दूसरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तीसरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इनटू अ लिक्विड। जब भी एक मोल सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है, जब सारे के सारे रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। जैसे अगर मेरे पास H2O है,
H2O मेरे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट था, आइस था। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, लिक्विड में कन्वर्ट किया। H2O को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जो इसको एंथैल्पी देनी पड़ेगी वो आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी, है ना। अगर मैं 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो, इज इट क्लियर? अगर मेरे पास 1 मोल सॉलिड, एक मोल लिक्विड है, उसको मैं अगर वेपोराइज कर रहा हूँ, 1 मोल H2O है, अगर मैं उसको वेपोराइज कर रहा हूँ किसमें, गैस में, तो वो आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा। अगर मेरे पास 1 मोल सॉलिड है, सॉलिड में एग्जांपल के तौर पे I2 लेता हूँ मैं, तो I2 मेरे पास सॉलिड है, मैंने क्या करा उसको I2 गैस में कन्वर्ट करा, तो बेसिकली ये 1 मोल आपके पास I2 प्रेजेंट था, उस 1 मोल को मैंने कन्वर्ट किया गैस में, तो ये आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा। समझ गए? अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें सब्लिमेशन शो करती हैं। सब्लिमेशन वाले सबलाइम मटेरियल कौन कौन से होते हैं, सबलाइम कौन से होते हैं, जैसे आपका I2 होता है, आयोडीन, आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl, कैंपर होता है ना। और आपके पास आपने कई सारी चीजें और पढ़ेंगी, जैसे नैप्थलीन बॉल्स आपने पढ़ी होंगी, क्योंकि वो भी आपके पास नैप्थलीन, एंथ्रासिन, ये सारी चीजें क्या होती है, सबलाइम होती है ना। ठीक है, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन में समझ आया क्या होता है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास कई और टाइप की एंथैल्पीज भी होती है, जैसे आपको मेन बता देता हूँ। पहले सबसे पहले डेल्टा FH, फिर हम स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड ले रहे हैं हम लोग, फिर डेल्टा CH स्टैंडर्ड, फिर आपके पास डेल्टा AH स्टैंडर्ड, फिर आपके पास कई टाइप की और एंथैल्पी भी होती है, जैसे डेल्टा HYD H, फिर हमारे पास और भी होती है जैसे डेल्टा H, डेल्टा SOL H0। फिर हमारे पास और भी कई टाइप की एंथैल्पीज होती हैं, जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना। हमारे पास और भी कई टाइप की एंथैल्पी होती है, जैसे आपने सुना होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। फिर हमारे पास लैटिस एंथैल्पी और मतलब ऐसा नहीं कि कहानी खत्म होने वाली, अभी बहुत सारी है। देखो जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कई टाइप की एंथैल्पी है। ऑलरेडी हम काफी सारी एंथैल्पीज को पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन गेन आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में सुना ही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सुनाई है, लैटिस एंथैल्पी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। कब पढ़ा था? जब हमने फॉर्मेशन कंपाउंड सीखा था, वहां पर क्या पढ़ा था हमने बोला था कि हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, उसकी फॉर्मेशन के टाइम पे दो आयन जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो आपकी क्या है, लैटिस एंथैल्पी है। बात समझ आ रही है? हमारे पास इतनी सारी एंथैल्पीज अभी हमें और पढ़नी बाकी है, तब जाके हम थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। सिंबल क्या होगा? डेल्टा H, फॉर्मेशन के लिए F इस्तेमाल होता है, और H0। इज इट क्लियर? ठीक है। बोलता है इंथैल्पी चेंज, इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। व्हेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। बात समझ आ रही है? प्रेजेंट इन द रेफरेंस स्टेट। तो रेफरेंस स्टेट क्या होता है? मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट जिसमें कोई एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकता है, उसी को हम स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। बात समझ आई? तो हमारे पास क्या है कि 1 मोल, पहले तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में दो चीजें समझनी है। पहले तो 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो भी होंगे वो अपनी रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए, है ना। तो पहले नोट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है अगर हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को समझना है। एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन देयर रेफरेंस स्टेट, ठीक है, ये आपके पास है। दूसरा हमारे पास ये था कि ए कंपाउंड मस्ट बी फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। एक कंपाउंड अपने एलिमेंट से फॉर्म होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, द कंपाउंड शुड बी 1 मोल, नॉट मोर देन दैट। समझ गए? तो हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल है N2 plus H2 is converted into 2NH3 suppose this is the case। यहाँ पे बोलता है कि इस रिएक्शन के लिए मेरे पास एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है x, सपोज एंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ है, माइनस का x दिया हुआ है, x किलो जूल पर मोल, ठीक है, समझ गए? या में गिवन है। बोलता है कि ये हमारे पास जो बोलता है कैलकुलेट करो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट।
अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई देखो सर, आपने तो बोला था कि देखो यहाँ पर अपने एलिमेंट से कम बनना चाहिए, मतलब कोई भी स्पीशीज अपने एलिमेंट से बननी चाहिए, तो ये भी अपने एलिमेंट से बन रहा है ना, NH3 भी अपने एलिमेंट से हाँ बन। और यहाँ पर हमने एक दूसरी कंडीशन क्या बोली कि 1 मोल बनना चाहिए किसी भी कंपाउंड, तो यहाँ पे 1 मोल बन रहा है नहीं ना, 1 मोल नहीं बन रहा है यहाँ नहीं, पर। 2 मोल। हाँ, तो हाँ। यहाँ पर 2 मोल बन रहे हैं, इसलिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब जो ये वाली रिएक्शन है, मतलब N2 + 3H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2NH3। तो इस रिएक्शन के अंदर जो भी हमें प्रोवाइडेड है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, जो कि कितना -(x) किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर? और मेरे पास जब मैं इसको हाफ हम्म मतलब 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ½ N2 + 3/2H2 इज कन्वर्टेड इनटू NH3। अब यहाँ पर 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर एलिमेंट अपनी रेफरेंस स्टेट में भी प्रेजेंट है। यस यस नो, रेफरेंस स्टेट में भी प्रेजेंट है। हाँ। हमारे पास यहाँ पर इस चीज को मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूँ अब। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय किससे डिवाइड किया था, 2। जो भी ऊपर हमने करा ना, उसको 2 से डिवाइड किया था, तो 2 मल्टीप्लाई करते तो 2, समझ गए? तो ये हो जाएगा आपका -(x/2) ठीक। किलो जूल पर। बात समझ आ रही है? क्लियर है? हम्म थोड़ा और एग्जांपल मैं अच्छे से कराता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं, मेरे पास क्या है, शो द रिएक्शन, शो द रिएक्शन, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास बोला है, हमें कुछ चीजें बोली गई, जैसे हमें बोला है डेल्टा FH ऑफ CaCO3, ठीक है। हमें बोला है कि भाई डेल्टा FH दिया हुआ है HCl का, सपोज हमें दिया हुआ है डेल्टा FH CCl4 का, हमें दिया हुआ है डेल्टा FH C6H12O6 का, हमें दिया हुआ है डेल्टा FH किसका, चलो मान लेते हैं CS2 का, ठीक है। अब मेरे से पूछा जाए भाई बताओ यहाँ पर, अगर अगर मान लो कि ये मुझे गिवन है, मुझे ये चीज गिवन है, अब मुझे बोला जाए बताओ लिख के दिखाओ इसके लिए रिएक्शन क्या होगी। अगर मैं रिएक्शन लिख पाया, मुझे इतना पता होना चाहिए कि 1 मोल आपके पास CaCO3 फॉर्म होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे हाँ। पास, कंपाउंड होना चाहिए, एलिमेंट से फॉर्म होना चाहिए, और एलिमेंट अपने रेफरेंस स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट में। और जो एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म होगा वो 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 मोल कंपाउंड मतलब CaCO3 फॉर्म होना है हमारे पास। CaCO3 फॉर्म किससे होता है, क्या क्या स्पीशीज, यहाँ पर कैल्शियम है तो Ca से बनेगा, कैल्शियम। कार्बन है तो C होगा, हाँ। ऑक्सीजन है तो O होगा, O2 होगा, ऑक्सीजन। O2 होगा। यस और नो, ये खुद से लिखना पड़ेगा हमें। हम्म यहाँ पर कैल्शियम किस में है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये जानते हैं ना हम लोग, स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है। कार्बन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होता है बताओ, गैस। गैस गैस। स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये हम्म कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड हमारे पास है। इज इट क्लियर? हम्म क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बैलेंस तो नहीं है रिएक्शन। नहीं। बैलेंस करेंगे हम लोग इसकी हाँ। रिस्पेक्ट, बैलेंस करेंगे इसकी रिस्पेक्ट में, मतलब हमें राइट हैंड साइड पे बैलेंसिंग नहीं करनी है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो कैल्शियम का नंबर 1 है, कार्बन का नंबर 1 है, ऑक्सीजन का नंबर 3/2 कर दो, बैलेंस हो गई रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हम्म हो रहा है, 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और ये सारे के सारे रेफरेंस स्टेट में भी प्रेजेंट है। बात समझ आ रही है? हम्म जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है, बताओ यहाँ पर मुझे HCl फॉर्म करना है, तो HCl हमारे पास क्या होता है, गैस होता है। यस और नो? हाँ। अब मेरे पास HCl गैस है तो दो गैसेस से बनेगा, H2 गैस और H Cl2 गैस से बनेगा। यस और नो? Cl2। बट ये रिएक्शन हम्म बैलेंस नहीं है, हाफ हाफ से कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ तब वो इंथैल्पी हाँ। ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। बैलेंस्ड है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ लगाता हूँ तब वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। इज इट क्लियर? हम्म यहाँ पर सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ। CCl4 मेरे पास है। CCl4 क्या होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, क्या होता है? CCl4 लिक्विड होता है। लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है CCl4, लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। और CS2 भी लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, और ये होता है सॉलिड। अब मुझे बताओ इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, क्या क्या इन चीजों की जरूरत पड़ेगी CCl4 को बनाने? कार, कार्बन और कार्बन और हाँ कार्बन और हाँ, 4 मोल क्लोरीन के। गलत आंसर, और 4 मोल नहीं 4 लगेगा, Cl2 2 Cl2 Cl2 लगेगा पहले तो, 2 ये Cl2। 2Cl2 लगेगा। मतलब आपको ये सोचना है हाँ। कि वो क्या किस हाँ। स्टेट में प्रेजेंट होगा। सबसे पहले कार्बन सॉलिड है, क्लोरीन गैस है। बात समझ आ रही है? पहले स्टेट सोचो, फिर हम्म बैलेंसिंग के बारे में सोचो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास, जल्दी बताओ उसका। इसमें कार्बन 6 कार्बन। 6 कार्बन, अरे 6 मोल। बैलेंसिंग बाद में कर लेना भैया, बैलेंसिंग अभी मत करो, पहले ठीक है। क्वेश्चन। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन किस फॉर्म में, H लिख दूं? H2 हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। और ऑक्सीजन क्या लिखूं? O2 O2 लिखूंगा। अब बैलेंस, अब करो बैलेंसिंग। क्या करूं? तो 6H2 हाँ 6H2 आगे सॉलिड है ना? हाँ, हाँ और इसमें भी 6। 6 सॉलिड है, गैस है? हाँ, ये गैस। गैस। ऑक्सीजन क्या है, कितना होगा? गैस। गैस कितना होगा? ऑक्सीजन होगा 3 3 समझ आ रही है, क्लियर है? अब जैसे ये CH2 है, बताओ उसमें क्या होगा? कार्बन होगा और H2। कार्बन होगा, H2 होगा। दिमाग सही है? हाँ दिमाग सही है। हाँ S। एस सॉलिड होता है, सल्फर या एसिड लिखो या एस लिखोगे, बात समझ आ रही है? H2 कहाँ हाँ होता है? H2 आपका H2 भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं H2 नहीं होता है, बट H2 आपका हमेशा गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। यू नीड टू रिमेम्बर। एक क्वेश्चन आता है इसका पी ब्लॉक में कि सल्फर का एक पैरामैग्नेटिक एलोट्रॉप बताओ कि कौन सा पहला पैरामैग्नेटिक एलोट्रॉप होता है, तो H2 होता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है। इज इट क्लियर? बात समझ आती है? तो ये गलती नहीं करनी है भाई ऐसे, ठीक है? क्लियर है बात? ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े। ओके आ गया भाई मैं, ये रहा। चलो ये क्लियर हो गया होगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये तो मैंने कई सारी रिएक्शन आपको पहले भी कराई हुई है, 11th 12th में थे, है ना? कंबशन कार्बन ऑक्साइड। क्या होता है? कंबशन, कंबशन का मतलब होता है कि भाई किसी चीज का जलना। जैसे हाइड्रोजन है, अगर वो बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसका कंबशन होके H2O बनेगा, हाँ या ना? अगर मेरे पास कार्बन होता, उसका कंबशन होता तो क्या बनता है? CO2 बनता है। CO2 सल्फर का कंबशन हुआ तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा, है ना? अगर मेरे पास SO2। और कोई चीज होती, जैसे मेरे पास अगर मान लो फास्फोरस होता, तो फास्फोरस O2 के साथ रिएक्शन करके P4O10 बनाता, है ना? टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। तो बेसिकली हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारी कंबशन रिएक्शंस है। मतलब मेन कहानी क्या है कि जब भी कोई स्पीशीज का कंबशन होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो एंथैल्पी काम आती है, हमारी जो एंथैल्पी रिलीज होती है, उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। इसके लिए भी एक चीज हमारे पास होनी चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए हमारे पास। मतलब जो भी यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये सारे के सारे हमारे पास 1 मोल इस्तेमाल करने हैं मुझे। 1 मोल, एक मोल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बात समझ आई? मतलब अगर मुझे बैलेंस करना है, मुझे इसी की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। देखो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे देखो H2 हमारे पास 1 मोल होना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे कितना लगाना पड़ेगा? यहाँ तो बैलेंस है, यहाँ पर हाफ O2 करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कार्बन, ये तो बैलेंस है हमारे पास, ये वाली बैलेंस है। नीचे वाली देखो, नीचे वाली इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बैलेंस है हमारा। नीचे वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें? 1/2 से, P4 4। P4 से, 1/4 से, है ना? 1/4 से अच्छा मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। ही पूरे को। हाँ 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हाँ कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा 2.5। तो 2.5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाय, इसे डिवाइड करूंगा, बैलेंस करना ऑक्सीजन को। 2.5 चाहिए। अरे फास्फोरस हमारे पास कितने हो गए? 10 हो गए ना फास्फोरस। फास्फोरस 4 हो गए, फॉस्फोरस 4 हो गए, पर मैं 1/4 करता हूँ। ऑक्सीजन 10 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया? 10/2 हो गया, 10/4 हो गया। 10/4 मतलब 5/2 हो गया। 10/4। 5/2 हो गया ना? देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है? 2.5। तो 2.5 हाँ हो गया, लेकिन 2.5 थोड़ी लिखते हैं हम लोग। 5 बाई, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? हाँ 5/4 लिखना पड़ेगा, तब जाके 5/2 आएगा ऑक्सीजन के लिए। जैसा, 5/2। है ना? क्लियर? 5/2। अगर मैं यहाँ पर 5/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5/4 इंटू ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 5/, तब बैलेंस होगा ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? तो सारे के सारे यहाँ पर 1 मोल प्रेजेंट होनी चाहिए। 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए मुझे जितनी एंथैल्पी रिलीज होती है, वो आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाती है। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा C ऑफ H2, डेल्टा C ऑफ कार्बन, डेल्टा C ऑफ सल्फर, इसी तरह सारी चीजें। क्लियर है? समझ आती है बात? नेटवर्क लैग कर रहा है तुम्हारा अभी से? हेलो, नेटवर्क लैग कर रहा है? चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ मेरी बातें तो समझ आ रही है या नहीं आ रही, वो तो बताओ।
मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना बता दो। हेलो आस्था। हाँ अब क्लियर है। हाँ आवाज क्लियर है, मेरी आवाज ठीक आ है। रही है ना, प्रॉपर आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये क्या होता है? हाइड्रेशन, है ना? तो वाटर। अच्छा, एक चीज और, पहले तो मैं कंप्लीट करा रहा था ना अभी। तो मैंने क्या बोला, कंबशन हमारे पास है। जैसे मैंने बोला कार्ब हाइड्रोकार्बन है, ज्यादातर हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मेरे पास है। आप देखो मेरे पास हाइड्रोकार्बन में क्या हो सकता है, ज्यादातर मेरे पास CH4 देता है, चाहे मेरे पास कोई एल्कीन दे दे, C4H8 दे दे सपोज, मेरे पास कोई एल्काइन दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दे मुझे, मतलब C4H6 दे दे, या मेरे पास कोई मतलब साइक्लिक रिंग दे दे, बेंजीन दे दे, या मेरे पास कुछ भी प्रोवाइड कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से रिएक्शन कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? चाहे C22H44 दे दे, कुछ भी दे दे, है ना? जैसे यहाँ पर है, मुझे इतना पता है कि एक एक मोल ही मुझे इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ करूंगा। यहाँ पर मुझे मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा CH0 ऑफ CH4 का कंबेशन हो रहा है ना। इसी तरह मेरे पास डेल्टा CH0 ऑफ C4H8, इसी तरह मेरे पास डेल्टा CH0 ऑफ C4H6, ऐसे ही हमारे पास कई नीचे वाले एग्जांपल भी है। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, इनको एग्जांपल को हटा देता हूँ, मैं मतलब मेन एग्जांपल पे ध्यान देता हूँ। जैसे कि ये हो सकता है C6H6 हो गया, C6H6 हो गया। ऐसे ही मेरे पास कंबशन के बारे में पूछ सकता है, C2H5OH के। इथेनॉल की कंबशन के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, C2H5OH के। इसी तरह मेरे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है, ग्लूकोज के कंबशन के ऊपर आ सकता है, तो C6H12O6 के ऊपर आ सकता है। करते कैसे है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल केस है। मैंने क्या बोला, कार्बन अगर बर्न होगा क्या बनाएगा, कार्बन के कंबशन से क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। कार्बन के कंबशन से क्या CO2। बनेगा? CO2 बनेगा। कार्बन CO2। CO2 बना, हाइड्रोजन के कंबशन से क्या बनेगा? H2O। H2O। सभी में यही होगा का, CO2 और H2O बनना तय है सभी में, और तो कुछ नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। समझ गए? यहाँ पर हमारे पास है CO2 और H2O, इस तरह हमारे पास CO2 और H2O। बट मेन कहानी क्या है, ट्विस्ट ये है कि हर जगह पे अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जैसे इस केस में तो एक कार्बन था, यहाँ पर एक CO2 बना, यहाँ पर 4 कार्बन है तो 4 CO2, यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 CO2, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 CO2, यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 CO2। इज इट क्लियर? हाँ। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन का नंबर हाफ कर दो, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, कितना होगा? 2। यहाँ पर 2। 8 हाइड्रोजन है, कितना होगा? 4। 4। हाइड्रोजन है, कितना होगा? कितना होगा? 3। 3। यहाँ पर 3। 6 हाइड्रोजन है, कितना होगा? 3। यहाँ पर 3। 12 हाइड्रोजन है, कितना होगा? 6। 6। है ना? इज इट क्लियर? राइट साइड में ऑक्सीजन का नंबर काउंट करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है टोटल, काउंट करो। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन। है? हाँ टोटल काउंट करो। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में, में यस प्रोडक्ट में। 3। 3 तीन नहीं, तो तीन 4। नहीं, 4 हैं। 4 का हाफ करो, 2 आएगा ना भाई, यहाँ पे 4। तो 4। 4। यहाँ पर अगर मैं 4 हाँ। कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 हो जाएगा ऑक्सीजन, तो मुझे तो हाफ करना पड़ेगा ना, 4 का भी हाफ करना पड़ेगा तब जाके ठीक। बैलेंस हो पाएगा। इसी तरह आप देखो, काउंट करो राइट हैंड साइड पे इसमें कितने ऑक्सीजन है, काउंट करो। 12। 6। 12 और 6। इसी तरह बताओ यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 15। 15/2। इसी तरह यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? अच्छा, यहाँ पर 7। जितने भी ऑक्सीजन है उसमें से एक कम कर दो पहले, क्योंकि यहाँ पर इस कंपाउंड जितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे ना इस कंपाउंड के अंदर, उतने कम कर दो। कितने होंगे? 7 का 7 में से एक गया, कितना बचा? 6। 3। 3 आ गया। 3 आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन पहले ही है, तो यहाँ पर देखो 18 ऑक्सीजन आ रहे होंगे आपके पास, 18 आ रहे होंगे, तो उसमें से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12 आएगा, 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। 12। इज इट क्लियर? 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ। ठीक है, तो ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन था। आई होप आपको क्लियर होगा। एक मोल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, बर्न करने के बाद मुझे जितनी एंथैल्पी मतलब जितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। इज इट क्लियर? है ना? अब मैं अगर बात करता हूँ, मेरे पास और भी आता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आता है, लैटिस एंथैल्पी आता है। तो मैं क्या करके सारी चीजें समझाता हूँ। पहले मैं लैटिस एंथैल्पी समझा देता हूँ। इसको मैं डेल्टा एच लैटिस ऐसे बोलते थे, लैटिस। ठीक है, ये हमारे पास है लैटिस एंथैल्पी, समझ गए? तो हमारे पास क्या है,
एंथैल्पी चेंज टू सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक सब्सटेंस इनटू गैसेस। इसकी डेफिनेशन दो तरीके से बनाई जाती है, ध्यान से सुनना। इसकी डेफिनेशन दो तरीके से क्रिएट की जाती है। एक आपने पढ़ा है 4th चैप्टर में कि भाई दो आयन, एक आयनिक सॉलिड है, एक आयनिक सॉलिड है मेरे पास, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, और उन आयंस को सेपरेट करने के लिए एक मोल हमारे पास आयनिक सब्सटेंस है, उस एक मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करो कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाए एक दूसरे से। वो आपके पास क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी होती है। ये पढ़ा था हमने 4th चैप्टर में। इज इट क्लियर? और इस यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो आयंस हैं, मतलब यहाँ पर हमने यहाँ पर ये चीज बोली हमने कि एंथैल्पी चेंज टू सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक सब्सटेंस इनटू गैसेस कंस्टिट्यूट आयन। यहाँ पर यही सेम चीज बोल रहे हैं, लेकिन एक और डेफिनेशन इस तरीके से बनाई जाती है इसकी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास क्लोज आए तो उन्होंने क्या करा, एक मोल आयनिक सब्सटेंस फॉर्म किया, एक मोल आयनिक सब्सटेंस फॉर्म किया, उस एक मोल आयनिक सब्सटेंस के फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो भी आपके पास लैटिस एंथैल्पी है। तो दो तरीके से इसकी डेफिनेशन क्रिएट की जा सकती है। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि इस केस में जो डेल्टा एच होगा, इस केस में जो डेल्टा एच निकल के आएगा, क्योंकि हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो एनर्जी हमें देनी पड़ी, तो यहाँ पर डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इस केस में डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा हमने कि दो स्पीशीज आपस में जुड़ करके अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट कर रही है, तो इसके मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। इज इट क्लियर? बात समझ आती है? भाई अगर हमें किसी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, किसी चीज को जोड़ना है तब भी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। रियलिटी तो ये है हमारी। लेकिन जब सब एटॉमिक लेवल पे कोई चीज होती है, जब सब एटॉमिक लेवल पे किसी चीज को जोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, तो वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जब आपस में वो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इज इट क्लियर? क्योंकि हमारे पास लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एंथैल्पी हमें ये बताती है कि कोई भी आयनिक सॉलिड है उसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है, एक मोल ऑफ बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए गैसियस फेज में लाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे मेरे पास Cl2 है, तो मेरे पास बोलता है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन निकालो जरा Cl2 का। मेरे पे क्या क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन निकालो, उसके लिए इक्वेशन बताओ Cl2 की, है ना। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ Cl2 कैसे लिखूंगा? मैं बोलूंगा Cl2 मेरे पास था, Cl2 मेरे पास था, उसके अंदर एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है ना, Cl और Cl के बीच में एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा, दो Cl एटम मिलेंगे गैसीय स्टेट में। तो मैंने जितनी एनर्जी लगाई ताकि मैं इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर पाऊं, वही मेरी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होगी। हाँ है ना। कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट हो लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक मोल होना चाहिए, बस एक मोल स्पीशीज प्रेजेंट होनी चाहिए। एक मोल स्पीशीज को ब्रेक करके उसके एटॉमिक स्टेट में लेके आना हमारे पास, उसके लिए मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। बात समझ आई? जैसे मेरे पास हो सकता है कि मैं पूछा जाए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ CH4, तो CH4 में क्या होगा, CH4 एक गैस है, यस और नो? CH4 एक गैस है, तो गैस है तो मुझे यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन वाला, हाँ कार्बन और हाइड्रोजन एटम में अलग करने के लिए यहाँ पर मुझे इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यस और नो? यहाँ पर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वही आपके पास क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होगी। इज इट क्लियर? है ना। इसी तरह मेरे पास हो सकता है कि एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन पूछ ले मुझे Na के बारे में। Na क्या हमारे पास सॉलिड होता है, Na क्या मेरे पास सॉलिड है, तो यहाँ पर सॉलिड है, तो सॉलिड को अगर मैं यहाँ पर गैस में चेंज करता हूँ, क्योंकि ये सब्लिमेशन शो करेगा, तो जब मैं गैस में चेंज करूंगा तो यहाँ पर सॉलिड में तो कई सारे आइटम्स प्रेजेंट होंगे एक साथ साथ, है ना। और गैस में क्या होगा, ये सॉलिड्स जब इसमें हीट करूंगा मैं तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक मोल सॉलिड को, एक मोल हमारे पास अगर सॉलिड है और उसको सेपरेट करके मतलब उसको एनर्जी दे करके मैं उसको गैस में कन्वर्ट कर दूं, तो बेसिकली वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, क्योंकि मैंने इनको एटॉमिक स्टेट में लेके आ गया। इज इट क्लियर? बट इसके लिए यहाँ पर मुझे एक और चीज मुझे करनी पड़ी, मुझे यहाँ पर देखो ये एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन तो है, लेकिन उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकता हूँ मैं, हाँ है ना, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुई कोई चीज। इज इट क्लियर? तो ये ऐसा ऐसा है ना कि कभी कभी एक एंथैल्पी, एक टाइप की एंथैल्पी और दूसरे मतलब एक ही स्पीशीज दो तरह की एंथैल्पी या दो से ज्यादा तरह की एंथैल्पी शो करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हम यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहीं देखेंगे, है नहीं क्या? अच्छा, ऐसे हमारे पास एक आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या मैं सिंपली पहले बोलूं तो बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। बॉन्ड एंथैल्पी की बात की जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी। तो हमारे पास दो तरह की बॉन्ड एंथैल्पी होती है, एक होता है सिंपल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी,
डिसोसिएशन एंथैल्पी, और एक होता है हमारे पास मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब दोनों का अंतर क्या है? देखो अगर हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो ये बड़ा सिंपल केस है। Cl2 था मेरे पास, Cl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके Cl को एटॉमिक स्टेट में लेके आना, गैसेस मतलब एक सिंगल एटम में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए मुझे जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी वो आपके पास क्या थी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थी। समझ गए? यहाँ पर मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ी, ये वाला केस क्या होगा? Cl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे जितनी एंथैल्पी देनी पड़ी वो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, जो कि इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर होगी। इज इट क्लियर? समझ गए नहीं समझे? समझ गए? एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल से ज्यादा बन सकता है। हाँ वो फर्क नहीं पड़ता, उसमें बन सकता है। करने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं ना, जितनी एनर्जी देते हैं। समझ गए? तो हमारे पास क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इज इट क्लियर? हमारा क्या है वो? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इज इट क्लियर? हाँ। अगर हमारे पास एक मोल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक मोल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन वो अलग अलग स्पीशीज। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे CH4 है, तो CH4 हमारे पास ये स्पीशीज है। अब CH4 के हर एक बॉन्ड को ब्रेक करके मुझे यहाँ पर एक मोल कंपाउंड को मैं ब्रेक करता हूँ। एक मोल कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वहां पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में सेपरेट हो सके, तो मेरे पास क्या है? मीन बॉन्ड डिसोसिएशन। तो एक मोल कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये एनर्जी है ना। समझ गए? एनर्जी क्लियर है? उसी को हम बोलते हैं मीन बॉन्ड डिसोसिएशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जैसे मैं बोलूंगा CH4 का जो मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा वो बराबर होगा किसके? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर सेम ही चीज हो रही है, एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोलो, बात समझ आती है? तो बॉन्ड एंथैल्पी दो तरीके की थी। एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जहां पर एक स्पेसिफिक एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिंगल बॉन्ड को, और मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है जो कि सम होता है कई सारे बॉन्ड्स का। समझ गए? एक मोल कंपाउंड का। इज इट क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं, मैं बोलूं भाई डेल्टा C एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है तो उसमें हम HCl ले सकते हैं ना, मतलब डिफरेंट ले सकते हैं दो एलिमेंट। हाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर C-H है तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, ये जो C-H एक बॉन्ड ब्रेक होने की एनर्जी जो है उसको मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग CH4, मतलब मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं उसको, 4 बॉन्ड के डिसोसिएट होने से हमारे पास सपोज कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, एक बॉन्ड के डिसोसिएट होने से 1/4 हो जाएगा वो पार्ट। इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन है मेरा, बोलता है कि मतलब सपोज X किलो जूल per mole of energy is released when 1 mole of NH3 breaks into its constituent atoms. ठीक है? एक मोल NH3 जब ब्रेक हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में, तो x किलो जूल पर मोल की एनर्जी। बोलता है कैलकुलेट द बॉन्ड या N-H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है? हमारे पास NH3 है, NH3 टूट के क्या बनाएगा? N बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। ये गैस है हमारा, N गैस बनाएगा, हाइड्रोजन भी गैस होगा, 3H बनाएगा। इज इट क्लियर? इसके लिए मुझे डेल्टा H गिवन है। डेल्टा H कितना गिवन है? माइनस का X किलो जूल पर मोल। माइनस कैसे? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। बात समझ आ रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। बोलता है कि ये हमारे पास एक मोल NH3 था, उसको ब्रेक करने के लिए, उसके ब्रेक होने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो ये आपके पास ये जो भी प्रोवाइडेड है, ये क्या है हमारा?
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्रोवाइडेड है किसका, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्रोवाइडेड है NH3 का। बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? अगर मैं बोलूं आपसे एक, अगर मैं बोलूं 3 बॉन्ड के ब्रेक होने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज, 3 बॉन्ड के ब्रेक होने पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई, एक N-H बॉन्ड के ब्रेक होने पर कितनी एनर्जी रिलीज होती, तो मैं बोलूंगा 1/3 हो जाएगा ऑफ दिस वैल्यू। इज इट क्लियर? यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा, -x/3 किलो जूल पर मोल। आंसर आ गया मेरा। क्लियर है बात? समझ आती है बात? हाँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, है ना। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आता है, देखो लैटिस एंथैल्पी समझ आ गया। लैटिस एंथैल्पी को 2 तरीके से मैं डिफाइन किया है, एक मोल कंपाउंड को अपने आयंस में सेपरेट करने के लिए, या 2 आयंस के कंप्लीटली मिलकर के एक सिंगल आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। जैसे मेरे पास NaCl है सॉलिड स्टेट में है। सपोज क्या हुआ कि NaCl अपने आयंस में ब्रेक होता है तो वो गैसीय स्टेट में तो बनेंगे, हाँ है ना। कंप्लीटली सेपरेट कब होते हैं, जब मान लो कि यहाँ पर एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है तो वो सॉलिड स्टेट है वो, लेकिन अगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर चलेगा तो गैसीय स्टेट में पहुंच गए ना, हाँ है ना। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो भी मुझे एनर्जी देनी पड़ी दैट विल बी लैटिस एंथैल्पी। यस और नो? अब मान लो कि ये आयनिक आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक स्पीशीज हैं। मान लो NaCl को मैंने डिसॉल्व किया पानी के अंदर, NaCl को पानी में डिसॉल्व किया तो Na+ जाएगा पानी के अंदर। यस और नो? Na+ जाएगा पानी के अंदर, और कौन जाएगा, और Cl- भी पानी के अंदर जाएगा। यस और नो? 1 मोल NaCl को डिसॉल्व करूंगा तो 1 मोल Na और 1 मोल Cl- बनेगा। अब मेनली क्या होता है, वाटर में हमारे पास प्रेजेंट क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मेरे इस तरीके से। ये तो हर जगह वाटर नहीं, HCl नहीं, H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे हर जगह पे। यस और नो? ऐसा है ना कि मेरे पास वाटर के अंदर तो H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो होगा क्या कि जो भी, देखो वाटर क्या होता है, वाटर हमारा पोलर स्पीशीज है, उसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन होता है। तो जो भी नेगेटिव वाला पार्ट होगा, ऑक्सीजन वाला पार्ट सोडियम की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, और जो भी हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा वो किसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट किसकी तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ जाएगा। यस और नो? मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि भैया उसको एक इंटरेक्शन शो करना है और उस क्लोरीन के साथ उसको स्टेबलाइज करना है ना। उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके पास जाना तो पड़ेगा ना उसको। इज इट क्लियर? अगर हमें किसी चीज को समझना है, मैं बोलता हूँ मुझे मुझे फिजिक्स समझ नहीं आती, मुझे फिजिक्स समझ नहीं आती, मैं मेरे बोलने से मेरे को कभी फिजिक्स समझ आएगी क्या, बताओ? मेरे बोलने से कभी मुझे फिजिक्स समझ आएगी? जब मैं बैठ के पढ़ूंगा तब जाके मुझे समझ आएगी फिजिक्स, है ना। तब जाके मुझे कुछ कुछ पल्ले पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ सोचता रहूं कि मैं ये करूंगा 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 तो कभी मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को पानी में डाला जाता है तो इनिशियली हमें इनको एनर्जी देनी पड़ी ताकि ये आयंस में कन्वर्ट हो। लेकिन जैसे ये पानी में जाते हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्यों ऑक्सीजन के साथ, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है हर ऑक्सीजन पे। यस और नो? और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। याद है? पॉजिटिव और इसी तरह मेरे पास यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, उसको भी क्या बोलोगे, आयन नहीं। अरे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन विद सम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो यहाँ पर सिंपली क्या हमारा आयन डाइपोल फोर्सेस है। इज इट क्लियर? समझ गए? हाँ, अब ये आयन डाइपोल फोर्सेस हमारे पास हैं। तो आयन डाइपोल फोर्सेस, जब भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है दो स्पीशीज के बीच में, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। यस और नो? जब भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो इनके जब आयंस के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसी को उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बात समझ आ रही है? जब भी पानी में किसी चीज को डिसॉल्व किया जाता है तो जो पानी के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट करेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इज इट क्लियर? समझ गए? हाँ, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयन ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड अंडरगो हाइड्रेशन। जब भी एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड के आयंस हाइड्रेशन शो करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं और मतलब हाइड्रेशन हो जाता है उनका, तो बेसिकली क्या बनाते हैं, वो आपके पास
जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसी को हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इज इट क्लियर? मेरे पास एक और टर्म आएगी आगे जा करके, उसका नाम है सॉल्वेशन एंथैल्पी। सॉल्वेशन एंथैल्पी, देखो सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या होता है हमारे पास, पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ। मेरे पास NaCl था, NaCl था, है ना, सॉलिड स्टेट में। मैंने क्या करा, वाटर में इंट्रोड्यूस किया, वाटर में इंट्रोड्यूस किया तो NaCl अब क्या बन गया, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। अब हमें लग रहा है कि ये जो चीज हुई है ये एक ही स्टेप में हो गई, है ना, हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पहले हुआ क्या होगा, NaCl जो है वो सॉलिड स्टेट में था, सबसे पहले वो अपने आयंस में ब्रेक होगा, यस और नो, और आयंस में ब्रेक होने के बाद हर एक आयन क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, हर एक आयन क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, H2O के साथ इंटरेक्ट करेगा, लिक्विड प्योर लिक्विड था, जब इंटरेक्ट करेगा तो जो उससे स्पीशीज बनेगी दैट विल बी आयंस। इज इट क्लियर? वो एक्वस हाइड्रेटेड आयंस बनेंगे हमारे। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट वाले केस में, उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। यहाँ से क्या रिलीज हुई, लैटिस एंथैल्पी, नहीं रिलीज नहीं हुई है, हमें देनी पड़ी, लैटिस एंथैल्पी देनी पड़ी, पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई तो नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट विल बी हाइड्रेशन एंथैल्पी। इज इट क्लियर? बताओ जल्दी से। तो सॉल्वेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट द सम ऑफ lattice enthalpy and hydration enthalpy। लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। समझ गए? समझ गए? अब ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर काम आएगी, जब हम आगे जाके सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां पर एक काम आएगा, क्योंकि हमें बताना होता है कि कोई आयनिक सब्सटेंस क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, कोई आयनिक सब्सटेंस सॉल्युबल होता ही नहीं। तो कैसे हमें पता करना होता है कि कौन सॉल्युबल है, नहीं है, ये इसी की मदद से किया जाता है, जिसको बोलते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी, है ना। इज इट क्लियर? और भी कई फैक्टर होते हैं, लेकिन ये आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इज इट क्लियर? बताओ जल्दी से। अरे बोलो, क्लियर है? बोलो बोलो, मजा आ गया? आस्था? हाँ। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है आपका, उसको देख लेना, है ना। क्लियर। हाँ। अब मेरे पास क्या है, नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या लिख दिया मैंने, ये स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना, एक एसिड है मेरे पास, एक बेस है मेरे पास, एसिड और बेस कंबाइन हुए क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, NaCl बनाया, साथ में H2O बनेगा, यस और नो। जब मेरे पास एक इक्विवेलेंट किसी एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस जो एनर्जी रिलीज होती है 52.7, 50, यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, वो कितना होता है, डेल्टा H होता है आपका 52.7 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर? माइनस का 52.7 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास ये एक इक्विवेलेंट था और ये भी एक इक्विवेलेंट था। एक इक्विवेलेंट का मतलब क्या, देखो एक इक्विवेलेंट का मतलब है कि हमारे पास HCl है, हमारे पास HCl कितना है, एक इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, जो भी इसका मास है ना, इसको इसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो। समझ गए? मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इज इट क्लियर? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इज इट क्लियर? हमारे पास जैसे HCl है तो HCl में एक H प्लस रिलीज करता है, NaOH भी एक OH रिलीज करता है, तो दोनों का एक एक इक्विवेलेंट गिवन है। तो जब बराबर इक्विवेलेंट गिवन होगा तो H2O भी इक्वल निकलेगा। इज इट क्लियर? बात समझ आती है? अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मेरे पास क्या है, सपोज मेरे पास होता सपोज मेरे पास होता सपोज MgOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर मैं HCl इस्तेमाल करता। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास MgOH होल ट्वाइस तो है, HCl
इसका मैं अगर इक्विवेलेंट देखूं तो ये इक्विवेलेंट कितना होगा, जो भी हमें प्रोवाइडेड है, ये 2 इक्विवेलेंट प्रोवाइडेड है, यस और नो, है ना। जो भी मतलब बेसिकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दो, एक मिनट, सपोज मुझे प्रोवाइडेड है मैग्नीशियम का 24, जो भी इसका मोलर मास है, नॉर्मल मास कितना 24 ग्राम है सपोज, 24 नहीं है लिखना होगा, मैग्नीशियम का 24 होता है, ऑक्सीजन का 72, 30, ऑक्सीजन 72, 34, 34 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 प्रोवाइडेड है सपोज, है ना, 58 ग्राम। हाइड्रोजन कितना, HCl कितना, 36.5, मतलब दोनों का HCl का 36.5 सपोज ये प्रोवाइडेड है। अब मुझे बोला भाई देखो ये MgOH प्रोवाइडेड है 58 ग्राम और ये प्रोवाइडेड 36.5 ग्राम। अगर मैं इसको इसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दूं तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट मास आएगा कितना आएगा 20 18 तो 29 ग्राम आएगा। इज इट क्लियर, ये इसका इक्विवेलेंट मास है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा 2 इक्विवेलेंट आ गया, और अगर मैं इसको इसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा, 1 इक्विवेलेंट आएगा। बात समझ आ रही है। तो ये 2 इक्विवेलेंट है, 1 इक्विवेलेंट है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। मुझे 2 इक्विवेलेंट लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, बोलो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा MgCl2 और यहाँ पे क्या बनेगा 2H2O बनेगा। अब मेन कहानी क्या है यहाँ पर, आप ना इन चीजों पे ध्यान न देते हुए H2O फॉर्मेशन पे ध्यान दो। 2 H2O मोल फॉर्म हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा 2 × 52.7। अगर मेरे पास यहाँ पर AlOH होल थ्राइस होता सपोज, और यहाँ पर 3HCl यूज करना पड़ता, तो इस केस में आप देखो AlCl3, आप देखो AlCl3 प्लस 3H2O। अगर 3H2O तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा 3 × 52.7। बात समझ आ रही है। तो इस वैल्यू को आप याद रखो, जो वैल्यू मैंने आपको कराई है माइनस का 52.7, ये आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा आपको बहुत ज्यादा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब एक लास्ट बचा हुआ है, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। हेस लॉ बताइए आपको, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन विल रिमेन द सेम वेदर ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। मतलब हमारे पास A है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, तो B में कन्वर्ट होने के बाद उसके पास कई सारे रास्ते, A C में कन्वर्ट होकर D में कन्वर्ट होता है, फिर D में कन्वर्ट होता है और E फाइनली B में कन्वर्ट होता है। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का रिएक्शन को। यहाँ पर एंथैल्पी सपोज डेल्टा H1 मुझे प्रोवाइड करनी पड़ी, यहाँ पर डेल्टा H2, यहाँ पर डेल्टा H3, यहाँ पर डेल्टा H4, यहाँ पर डेल्टा H5 सपोज। तो डेल्टा H1 जो होगा, जो एक पाथ है A से लेकर B तक का पाथ है डेल्टा H1, वो सभी के सम के बराबर होगा। मतलब डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 इन सभी के बराबर होगा। इज इट क्लियर, दिस इज व्हाट हेस लॉ इज। इज इट क्लियर, बताओ जल्दी से, समझ आया। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, कई सारी एप्लीकेशन है, देख लो एक एक करके पढ़ लेना इनको। लेकिन मेन एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर, लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और लैटिस एंथैल्पी को डिटरमाइन करने के लिए हेस लॉ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली देखो हमारे पास एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है, जब दोनों आपस में मिलेंगे क्या बनेगा, NaCl बनेगा, हाँ या ना। NaCl गैस है, NaCl Cl माइनस गैस है, तो यहाँ पर हमारे पास NaCl गैस बनेगा, ये एक मोल है, ये एक मोल है, और यहाँ से एक मोल आपके पास NaCl फॉर्म होता है। बट इस दौरान हमें नहीं पता कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, क्योंकि भाई देखो वो चीज कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। आप आयंस कहाँ से बनाओगे, बात समझ आ रही है। आयंस थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं अपने आप ही कहीं मतलब एक प्लेट भर के लेके आ गए फिर वहां पर जाके मेजर कर दिया। तो लैटिस एंथैल्पी कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। इज इट क्लियर, लैटिस एंथैल्पी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। लैटिस एंथैल्पी को अगर मेजर करना है तो हमें एक स्पेशल टाइप की साइकिल पढ़नी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न और हैबर दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के इस मतलब इस तरीके को इन्वेंट किया था। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, हेस लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। It is used to calculate the lattice enthalpy of ionic compound, which is impossible to determine by other methods. Is it clear? बोलो, क्लियर है। हाँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस से क्या बनता है हमारे पास, NaCl बनता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी एंथैल्पी होगी इसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं और इसको मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो हमने क्या करा, एक दूसरा तरीका अपनाया। मैंने बोला Na सॉलिड तो हमारे पास अवेलेबल होता है ना, Cl2 गैस हमारे पास अवेलेबल होता है। हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है वो क्या क्या है हमारा, एक हमारे पास Na सॉलिड होता है, एक मिनट, हाँ, एक हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होता है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, एक मिनट देना।
गैस। हाँ, एक मेरे पास Na प्लस अवेलेबल है, Na अवेलेबल है, Na सॉलिड, और Cl क्या है, गैस फॉर्म में अवेलेबल है। दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, NaCl बनेंगे। अगर यहाँ पर मैं हाफ कर दूं तो मेरे पास 1 मोल NaCl फॉर्म होगा, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्या इसको मेजर किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ। है ना? फिर मैं बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पर मैं इसको आयनिक स्टेट में लेके जाना चाहता हूँ, तो आयनिक स्टेट में लाने के लिए पहले मुझे आयनेशन एंथैल्पी सॉरी 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 सब्लिमेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी सबसे पहले मैं इसको सब्लिमेशन एंथैल्पी दूंगा। सब्लिमेशन एंथैल्पी हो गए डेल्टा SUBH नॉट, और फिर यहाँ से जब दूंगा तो आपका NaG में कन्वर्ट होगा, और फिर मैं यहाँ पर मैं सिंपली सब्लिमेशन भी बोल सकता हूँ, और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकता हूँ, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, ठीक है? वहाँ पर मैं इन दोनों में से कुछ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अगर देना है तो ये पॉजिटिव होगा, इज इट क्लियर? इसी तरह अगर मैं सोडियम को उसके आयन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, Na प्लस में, गैस में, तो यहाँ पर मुझे आयनेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव आयनेशन एंथैल्पी, हाँ है ना? अगर मैं Cl2 को मैं लेके आना चाहता हूँ Cl गैस में, यहाँ पर एक ही एटम प्रेजेंट है मेरा, है ना? एक एटम प्रेजेंट है, तो एक एटम मेरे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मुझे देखो एक बॉन्ड को, एक Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसको क्या बोलूंगा मैं? उसको बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाँ या ना? उसको मैं बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर मुझे Cl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ी, बट यहाँ पर तो आधा बॉन्ड है ना, तो आधे के लिए मुझे आधी एनर्जी देनी पड़ेगी, इज इट क्लियर? ऐसे ही मेरे पास Cl गैस स्टेट में प्रेजेंट है, अगर मैं उसको आयन मतलब Cl माइनस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेरे को एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Cl जब कन्वर्ट होता है Cl माइनस में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है, और इस तरीके से आपके पास Na प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आई? अब जब ये दोनों स्पीशीज आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, तो इस दौरान क्या रिलीज होगी, लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी। बात समझ आ रही है? अब मैं आपसे पूछूं, मैं बोलता हूं कि देखो, अगर मैं हेस लॉ की बात करूं तो ये एक पाथ अलग है, यहां से लेकर यहां तक का पाथ अलग है, मतलब डेल्टा F जो होगा, डेल्टा हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था डेल्टा F जो होगा हमारा, वो F जो है होगा वो बराबर होगा किसके, सभी सभी इंथैल्पीज के, यानी सब्लिमेशन इंथैल्पी और हमारा आयनेशन इंथैल्पी, चाहे उनकी वैल्यू जो भी रही हो, है ना, चाहे उनकी वैल्यू जो भी रही हो, ये सभी के बराबर होगा, है ना? बॉन्ड डिसोसिएशन, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और फिर हमारे पास प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, प्लस लैटिस एंथैल्पी, सभी के बराबर होगा। इज इट क्लियर? बात समझ आती है? तो ये हमारे पास हेस लॉ है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके असाइनमेंट में, तो आप एक बार उसको सॉल्व कर लेना।